जिंदगी से बहुत परेशान मन कहीं भाग जाना चाहता था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिल रहा था। तभी एक ग्रुप में देखा कि दूर के पहाड़ी गांव में महीना बिताने के लिए कमरा उपलब्ध है। दिए फोन न पर फोन करा तो पता चला कि 5,000 में पूरे महीने रहा जा सकता है। खाने के पैसे अलग थे। मैंने बुकिंग करवा ली और पैसे भेज दिए। गांव तक पहुंचते पहुंचते शरीर थक गया, लेकिन गांव में पहुंचकर मन खुश हो गया। प्राकृतिक वातावरण और शांत एवं दुनिया से कटे इस गांव में फोन के सिग्नल तक काम नहीं करते थे। बिजली भी नहीं पहुंची थी, लेकिन गांव के बगल से बहती नदी की आवाज मन को मोहित करती थी। ऐसी ही जगह में चाहता था जहां आकर मेरे मन को चैन मिले। ये गांव बिल्कुल ऐसा ही था। मकान की मालकिन से भेंट हुई। वो एक जवान 30 से 35 साल की महिला था। पति शायद दूसरे शहर में काम करते थे। उन्होंने मुझे मेरा कमरा दिखाया। कमरा साधारण था, जरूरी सुविधाएं ही उपलब्ध थी। कमरे की खिड़की से बर्फ से ढके पहाड़ दिखाई दे रहे थे। ये दृश्य ही मन को चैन देने के लिए काफी थी। नदी की कलकल की आवाज मन को शांत कर रही थी। बाथरूम घर के बाहर एक कोने में था। मुझे इससे कोई परेशानी नहीं थी। मुझे मालकिन ने बताया कि पूरे महीने के दोनों समय के खाने के लिए 2,500 रुपए और देने पड़ेंगे। मैंने इसके लिए भी हामी भर दी। मैंने अपना थोड़ा सा सामान जो मैं साथ में लाया था उसे कमरे में रखकर मैं गांव में घूमने निकल गया। आधा घंटा घूमकर लौटा तो मालकिन बोली कि खाना तैयार है, खा लीजिए। मुझे भी तेज भूख लगी थी, सो तुरंत ही तैयार हो गया। हाथ धोकर उनकी रसोई में ही बैठकर चावल और दाल को जी भर के खाया और आराम करने के लिए कमरे में आ गया। पैदल चलने के कारण थका था, सो बिस्तर पर लेटते ही आंख लग गई। नींद दरवाजे के खटखटाने से खुली तो देखा कि मालकिन खड़ी थी। उसके हाथ में चाय से भरा गिलास था। वो बोली कि शाम हो रही है, चाय पीकर आप गांव के ऊपरी हिस्से में जाकर सूर्यास्त का आनंद उठा सकते हैं। मैंने उनकी बात मानकर चाय जल्दी से पी और कैमरा उठाकर उनके बताए रास्ते पर निकल गया। कुछ देर चलने के बाद गांव के ऊपर पहुंच गया। वहां से पहाड़ों के पीछे डूबता सूर्य देखते ही बनता था, सो उसकी फोटो लेने में लग गया। कुछ देर में अंधेरा हो गया और मैं नीचे के लिए निकल गया। कमरे पर पहुंचा तो मालकिन मिली और बोली कि यहां ऊपर जंगल है, इसलिए शाम के समय जंगली जानवर बाहर निकलते हैं, तो आप जब भी ऊपर या कहीं और जाए अंधेरा होने से पहले ही वापस आ जाए। मैंने उनकी बात की सहमति में सर हिलाया। वो बोली कि आप हाथ मुंह धो ले, मैं खाना लगा देती हूं। बिजली ना होने के कारण रात का खाना भी जल्दी ही खाना पड़ता है। मैंने उनको बताया कि मैं रात के लिए लेम्प का इंतजाम करके लाया हूं। आज आप चाहे तो इसकी रोशनी में खाना बना सकती है। वो बोली कि आज तो ये चल जाएगा, लेकिन बिजली के बिना इसे चार्ज कैसे करेंगे? मैंने उनको बताया कि इसके ऊपर ही सोलर सेल लगा है, दिन की रोशनी में रखकर इसे चार्ज कर लेंगे। वो बोली चलिए आज इसे इस्तेमाल करके देख लेते हैं। मैं लेम्प लेने चला गया। आकर लेम्प जलाकर उनके हाथ में दे दी। वो बोली कि रोशनी तो काफी है, अगर चल जाए तो काफी काम चल सकता है। मैंने उन्हें बताया कि मैंने भी इसे कभी इस्तेमाल नहीं किया है, यहां आने से पहले ही इसे खरीदा था, क्योंकि पता था कि यहां पर बिजली नहीं है। एक टार्च भी लेकर आया था कि रात में काम आ सकती है। मेरी इस बात को सुनकर वो बोली कि आप रात को अपने कमरे में बाहर ना ही निकले तो अच्छा है। जंगली जानवरों का खतरा बना रहता है। दिन में तो नहीं आते, लेकिन रात में कई बार घर के पास में भी घुस आते हैं। उनकी इस बात से मुझे बड़ा डर लगा। वो बोली कि डरने की कोई बात नहीं है, लेकिन सावधानी बरतना जरूरी है। आज रात का खाना सोलर लैंप की रोशनी में बना और हम दोनों ने एक साथ बैठकर रसोई में ही खा लिया। फिर वो मेरे लिए पानी का जग और गिलास रखकर चली गई। मैं भी सारे दिन का थका था, सो खाना खाने के बाद बिस्तर पर लेटते ही निंद्रा देवी की आराधना में लीन हो गया। सुबह पक्षियों की चहचहाहट से आंख खुली। दिन अभी निकला नहीं था, लेकिन पक्षी अपने घोंसलों से निकलकर नभ में उड़ चले थे। मैं भी दरवाजा खोलकर बाहर निकल आया। फिर मकान मालकिन की रात की बात ध्यान आई कि बाहर ध्यान से निकले, सो इधर उधर नजर दौड़ाई कि कुछ है,
तो नहीं। मन को संतोष होने के बाद ही बाहर पूरी तरह से निकला। हवा में ठंडक थी। गहरी सांस लेकर शुद्ध हवा से फेफड़ों को भर लिया। बाहर ठंड लगने के कारण फिर से कमरे में जाना पड़ा और चद्दर लपेटकर दोबारा बाहर निकला। तब तक मालकिन भी जग गई थी। वो अपने पशुओं को पानी पिलाने और चारा डालने की तैयारी करने लगी। यहां पानी पाइप से नहीं आता था। मकान से कुछ दूर पर पानी का प्राकृतिक स्रोत था, उससे भरकर लाना पड़ता था। वो अपने काम में व्यस्त हो गई और मैं प्राकृतिक सौंदर्य को निहारने में लगा रहा। कुछ देर बाद वो चाय लेकर आ गई और बोली कि नहाने से पहले आप बता देना, मैं आपके लिए पानी गर्म कर दूंगी। मैंने सर हिला दिया। चाय पीने के बाद मुझे बाथरूम में जाना पड़ा तो वहां पानी मिल गया, लेकिन हाथ धोने के लिए दूर जाना पड़ा। मैं नहाने के लिए पानी भरने गया तो मैंने देखा कि पानी गुनगुना है, इसलिए मुझे गर्म पानी की आवश्यकता नहीं पड़नी थी। इसलिए मैंने मालकिन को बता दिया कि मुझे नहाने के लिए गर्म पानी नहीं चाहिए। वो बोली कि देख लीजिए। मैंने उन्हें बताया कि मैं अभी धार का पानी देख कर आया हूं, वो गुनगुना है, मैं उससे अपना काम चला लूंगा। वो ये सुनकर मुस्कराई। मैं बाल्टी लेकर पानी भरने चला गया, फिर बाथरूम में नहाने के लिए घुस गया। नहाकर मजा आ गया था। नहाने के बाद अपने कपड़े धोकर बाहर तार पर सुखाकर कमरे में कपड़े पहनने चला गया। तैयार होकर बाहर आंगन में धूप में बैठ गया। गुनगुनी धूप बढ़िया लग रही थी। ना जाने कब तक बैठा रहता, लेकिन मालकिन की आवाज सुनकर उठना पड़ा। वो नाश्ता करने के लिए बुला रही थी। नाश्ता भी रसोई में बैठकर ही किया। नाश्ते के दौरान वो बोली कि आप नदी किनारे घूम आइए, लेकिन दोपहर के खाने के लिए 1 बजे तक अवश्य आ जाइएगा। मैंने उनसे नीचे नदी तक जाने का रास्ता पूछा तो वो बोली कि घर की बगल से जो पगडंडी नीचे जा रही है उसी पर चले जाइए, नदी तक पहुंच जाएंगे। मैं कमरा बंद करके नदी के लिए चल दिया। तभी मुझे याद आया कि रात को लैंप इस्तेमाल करा था तो अब उसे चार्ज भी करना पड़ेगा। तो वापस कमरा खोलकर लैंप निकालकर आंगन में रख दिया और मालकिन से कहा कि वो इसे धूप में रखती रहे ताकि ये चार्ज हो सके। उन्होंने सर हिला दिया। इसके बाद मैं नदी के लिए निकल गया। कोई 20 मिनट के बाद मैं नदी के किनारे पहुंचा। पहाड़ी नदी थी, पानी ज्यादा नहीं था, लेकिन गति बहुत तेज थी। उसकी कलकल की आवाज सारे वातावरण में गूंज रही थी। ये दृश्य इतना मनोहर था कि मैं वहीं नदी किनारे एक पत्थर पर बैठ गया और नदी को निहारने लगा। मैं ना जाने कब तक ऐसे ही बैठा रहा। सुनसान नदी के तट पर मेरे सिवा कोई नहीं था। नदी की आवाज मेरे मन के शोर को दबा रही थी। मेरे मन के सारे आवेग उसके आगे फीके पड़ गए थे। मेरे मन को ऐसी ही शांति की तलाश थी जो मुझे यहां आकर मिली थी। मैंने घड़ी देखी तो 1 बजने वाला था, सो मन मारकर वहां से उठ गया और वापस ऊपर के लिए चल दिया। इस बार जल्दी ऊपर आ गया। मुझे आता देख मालकिन रसोई में चली गई। मैं हाथ धोकर रसोई में बैठ गया। वो खाना लगाने लगी। खाने में चावल, स्थानीय दाल और हरी सब्जी थी। खाने का स्वाद बढ़िया था। वो भी मेरे साथ ही खाना खा रही थी। खाना खाने के बाद मैं आंगन में आ गया, लेकिन वहां धूप चली गई थी, सो वही बैठ गया। मालकिन मुझसे बोली कि नदी कैसी लगी, तो मैंने उन्हें बताया कि उस जगह जाकर तो चैन मिल गया। समय कैसे बीत गया पता ही नहीं चला। फिर उन्होंने खाने के बारे में पूछा तो मैंने कहा कि खाना भी बढ़िया था। वो बोली कि क्या बात है, आपको कोई खराबी नहीं दिख रही है। मैंने कहा कि खराबी देखने की मेरे पास निगाह ही नहीं है। मैं तो शांति की तलाश में यहां आया हूं और किसी चीज की परवाह ही नहीं है, लेकिन खाना वाकई में अच्छा बना था। घर के बने खाने में दोष कैसे निकाला जा सकता है। मेरी बात पर वो हंसकर बोली कि आप पहले आदमी हैं जो यहां आकर संतुष्ट दिख रहा है, नहीं तो शहरी आदमी ये नहीं है। ये गलत है, यहां इसकी कमी है, इसी बात से परेशान रहते हैं। मैंने कहा कि मैंने बताया ना कि मैं तो मन को इस सब बातों से दूर करके शांति का अनुभव करने आया था। वो यहां पर बहुत है, उसके आगे पानी, बिजली आदि की परेशानी मायने नहीं रखती। वो मेरी बात सुनकर बोली कि आप बहुत दिलचस्प आदमी हैं। मैंने कहा कि आदमी होने की कोशिश कर रहा हूं, दिलचस्प हूं,
या नहीं ये नहीं जानता। वो बोली कि बातें बनाना जानते हैं। इस तरह हम दोनों के बीच बातचीत शुरू हुई। मैंने ध्यान से देखा कि मेरी मकान मालकिन 30 से 35 साल की गोरी लंबी पहाड़ी महिला थी। शरीर छरछरा था जैसा पहाड़ी महिलाओं का अमूमन होता है, और कुछ कपड़ों में दबा होने की वजह से दिख नहीं रहा था, लेकिन वो बात करने में माहिर थी, पढ़ी लिखी भी थी। ये उनसे बातचीत करके मुझे लगा सुंदर थी, इसमें कोई शक नहीं था, लेकिन खेत का काम करने का असर कपड़ों और चेहरे पर दिख रहा था। ज्यादा पर्सनल बात करने का सवाल नहीं था। वो बोली कि आप जो ये सोलर लैंप लाए हैं बढ़िया चीज है, ऐसी चीज यहां बहुत जरूरी है। मैंने कहा कि बिजली ना होने की वजह से लेकर आया था, क्योंकि मुझे पता नहीं था कि बिना बिजली के मैं रह पाऊंगा या नहीं। फोन के सिग्नल के लिए गांव के ऊपरी छोर पर जाना पड़ता था, वहां पर ही सिग्नल मिलता था। वो बोली कि शाम को कुछ खास तो नहीं खाना है। मैंने कहा कि आप मेजबान हैं, जो बना कर देगी मैं खाऊंगा, कोई खास पसंद नहीं है। वो बोली कि आपके साथ समय अच्छा गुजरेगा। उन्होंने बताया कि उनकी एक ननद उनके साथ रहती है। वो इस समय ननिहाल गई हुई है। 2 बच्चे हैं जो सैनिक स्कूल में पढ़ रहे हैं। पति सेना में है और अग्रिम मोर्चे पर है। जो बातें मैं जानना चाहता था वो सब उन्होंने अपने आप बता दी थी। उन्होंने अपना नाम भी बताया था, जो किरण था। किरण जी ने शायद कॉलेज की पढ़ाई भी की थी। हम दोनों काफी देर तक इधर उधर की बातें करते रहे। फिर वो बोली कि आपको यहां क्या पसंद आया। मैंने जवाब दिया कि प्रकृति की हर चीज पसंद है। शहर में सब कुछ नकली है, यहां तक कि इंसान भी नकली है, इसलिए यहां पर हर चीज, यहां के लोग सब पसंद आ रहे हैं। वो मेरी बात सुनकर मुस्कुराकर बोली कि आपको तो लेखक होना चाहिए। सामान्य बात को इस तरह से कहते हैं कि वो खास हो जाती है। मैंने उन्हें बताया कि लेखक तो नहीं हूं, लेकिन घुमकड़ी पर लेख लिखता रहता हूं। तभी बादल घिर आए और बूंदें बरसने लगी। आकाश एकदम काला हो गया। ये देखकर किरण जी बोली कि अब तो आप घूमने नहीं जा सकते, बहुत जोर की बारिश आने वाली है। उनकी बात सही निकली और कुछ देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। वो कपड़े वगैरह समेटने लगी और मैं आंगन में खड़ा होकर गिरती बारिश को देखने लगा। हवा के साथ बारिश मुझे भिगो रही थी, लेकिन मैं इससे बेखबर मस्त खड़ा था। किरण जी ने बाह पकड़कर मुझे घसीटा और कहा कि अगर भीग गए तो बीमार पड़ जाएंगे। उनके ऐसा करने से मैं तंद्रा से जगा और कमरे में चला आया। अंदर अंधेरा था। लैंप जलाया तो कुछ रोशनी हुई। तभी किरण जी कमरे में आई और बोली कि इसे बचा कर रखिए, रात को खाना बनाने के काम आएगी। मुझे उनकी बात समझ आ गई और मैंने लैंप को बंद कर दिया। वो भी कमरे में ही बैठ गई। हम दोनों बातें करने लगे तो वो बोली कि सोलर लैंप जैसी कोई चीज होनी चाहिए जो 3-4 बल्ब जला दे तो हमारा काम चल जाए। मुझे याद आया कि किसी कंपनी ने पिछले दिनों एक ऐसा ही प्रोडक्ट बाजार में लॉन्च किया था। 10 से 12 हजार कीमत थी, लेकिन काफी मजबूत था तथा 4 बल्ब को जला सकता था। मैंने उसके बारे में किरण जी को बताया तो वो बोली कि ये अगर मिल जाए तो यहां किसी बात की परेशानी नहीं रहेगी। मैंने कहा कि मैं फोन करके देखता हूं, अगर यहां आसपास में उनकी एजेंसी हुई तो काम बन सकता है। तभी मैंने देखा कि मेरे फोन पर सिग्नल आ रहे थे। बारिश आने के कारण सिग्नल मजबूत हो गए थे। किरण जी ये देखकर पति से बात करने चली गई। मैंने उस कंपनी को फोन किया तो वहां से पता चला कि प्रदेश की राजधानी में डिस्ट्रीब्यूटर है। उसका फोन नंबर लेकर उसे फोन करा तो वो बोला कि एक पीस पड़ा है, अगर आप भुगतान कर दे तो मैं आपके पास के शहर तक छुड़वा दूंगा। मैंने कहा कि मैं आपको आधा भुगतान कर देता हूं, तो वो बोला कि हां, इससे काम चल जाएगा, बाकी का आप डिलीवरी के समय पर कर देना। मैंने उनका अकाउंट नंबर लेकर उसमें ऑनलाइन रकम डाल दी। उनसे फोन करके पुष्टि भी कर ली कि रकम मिल गई है या नहीं। उन्होंने मुझे बताया कि परसों पास के शहर में इस एजेंसी पर अपना परिचय पत्र दिखाकर मैं सोलर सेल को ले लूं। ये सब करके मुझे बड़ी खुशी मिली कि इस उपकरण का सही उपभोग यहां ही हो सकता है। आधे घंटे बाद किरण जी चाय लेकर आई तो मैंने उन्हें ये खबर सुनाई तो वो बोली
कि ये तो बहुत बढ़िया है। इस बात को मैंने अभी अपने पति को भी बताया था, तो वो कह रहे थे कि ऐसी चीज तो बहुत उपयोगी है, तुम अवश्य ले लो। मैंने कहा कि शायद परसों तक यहां पर आ जाएगी, फिर मैं जाकर उसे ले आऊंगा। वो बोली कि ये तो बहुत अच्छी खबर है, बिजली के होने से रहना आसान हो जाएगा तथा जो गेस्ट आएंगे वे भी कम परेशान होंगे। बारिश जोरदार बरस रही थी। चारों तरफ बिजली कड़कने की आवाज आ रही थी। ऐसी बरसात का ये मेरा पहला अनुभव था। हम दोनों चाय पीते रहे। किरण जी को कुछ याद आया तो बोली कि आपने अपने बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने कहा कि कुछ बताने लायक नहीं है, जिंदगी ने इतने धोखे दिए हैं कि अब किसी पर विश्वास नहीं होता है, इसलिए सब कुछ छोड़कर भाग आया हूं। मेरी बात सुनकर उन्होंने आगे कुछ नहीं पूछा। अंधेरा गहरा गया था, हाथ को हाथ नहीं सुध रहा था, इसलिए मैंने लैंप को ऑन कर दिया। वो बोली कि बिना रोशनी के ऐसा लगता है कि सब कुछ एक जैसा हो गया है। रोशनी सब चीजों की सुंदरता और बदसूरती को प्रकट कर देती है। उनकी इस बात को सुनकर मैंने किरण जी से कहा कि वो तो दार्शनिकों जैसी बातें करने लगी है, तो वो हंस दी और बोली कि कभी कभी सच्चाई भी दर्शन लगती है। वातावरण भारी हो गया था, तो मैंने उसे हल्का करने के लिए कहा कि आज तो आपकी अपने पतिदेव से घर में ही बैठे बैठे बात हो गई। तो वो बोली कि हाँ, आज पहली बार ऐसा हुआ है कि घर से बात कर पाई हूं नहीं, तो ऊपर की तरफ ही जाना पड़ता था। कभी बात हो पाती है और कभी नहीं। मैंने किरण जी से पूछा कि यहां एकांत में रहते हुए डर नहीं लगता, तो वो बोली कि आप शहर से हैं, जहां चारों तरफ भीड़ है। यहां पर ऐसा ही है। हम लोगों को जो यहां पर रहते हैं डर नहीं लगता, बल्कि शहर की भीड़ भाड़ में घबराहट होती है। मैं तो इसीलिए इनके साथ पोस्टिंग में एक दो बार रही थी, लेकिन फिर मन न लगने के कारण यहीं आ गई। इसके बाद वो लैंप लेकर खाना बनाने चली गई और मैं अंधेरे में ही लेटा रहा। बाहर बरस रही बारिश की आवाज मन को सुकून पहुंचा रही थी। कुछ देर बाद ही किरण जी आवाज सुनाई दी, तो मैं खाना खाने रसोई में चला गया। हम दोनों ने खाना खाया और वो बर्तन साफ करने लग गई। मैं वापस अपने कमरे में आकर बिस्तर पर लेट गया। कुछ देर बाद किरण जी लैंप लेकर आई और बोली कि यही रख जाऊं। मैंने कहा कि मेरे पास टार्च है, आप इसे अपने पास रखो। वो उसे लेकर चली गई। जाते समय रुकी और बोली कि रात को किसी और वस्तु की आवश्यकता हो तो बोल दीजिएगा। मैंने कहा कि अवश्य आपको कष्ट दूंगा। उनके जाने के बाद मैं कब सो गया मुझे पता नहीं चला। बारिश सारी रात होती रही। पहाड़ों पर यह सामान्य बात है। सुबह उठा तो बाहर बारिश जारी थी। किरण जी ऐसे में भी पशुओं के चारे आदि का काम कर रही थी। मैं भी उठकर नित्य क्रम में लग गया। तब तक वह भी काम से खाली होकर आ गई और बोली कि चाय पिएगे। मैंने कहा नहीं की और पुछ पुछ मेरा जवाब सुनकर वो हंसती हुई चाय बनाने चली गई। चाय पीते में वो बोली कि आज लगता तो नहीं है कि आप कहीं जा पाएंगे। रास्ते पानी से भर गए हैं तथा पत्थर चिकने हो गए हैं, इसलिए कहीं जाने की ना सोचिएगा। आज घर में ही बैठकर बारिश का आनंद ले। मैंने उनकी बात में हाँ मिलाते हुए कहा कि आज तो कोई किताब पढ़ते हुए दिन काटना पड़ेगा, लेकिन यह भी सही रहेगा। वो बोली कि कितनी तैयारी करके आए हैं। सामान के नाम पर तो एक बैग ही नजर आता है। मैंने कहा कि किंडल है, उसमें किताबें भरी पड़ी है। वो शायद किंडल के बारे में जानती नहीं थी, तो बोली कि क्या चीज है जिसमें इतनी किताबें भरी पड़ी है। मैंने अपने बैग से किंडल निकालकर उनको दिखाई और किताबों की लिस्ट खोलकर दिखा दी। वो इसे देखकर आश्चर्यचकित थी। एक किताब खोलकर पढ़ने को दी तो वो उसे पढ़कर बोली कि ये तो जादुई चीज है, इतनी सारी किताबें एक छोटी से किताब की जगह में। मैंने उन्हें बताया कि ये सब टेक्नोलॉजी का चमत्कार है। इसके बाद वो नाश्ता बनाने चलने लगी तो बोली कि आप आज गर्म पानी से नहाना, नहीं तो बीमार पड़ सकते हैं। यहां पर कोई इलाज करने वाला भी नहीं मिलेगा। मैंने जब धार पर मुंह धोया तो मुझे उनकी बात समझ आ गई। कुछ देर बाद वो पानी गर्म करके दे गई और मैं उसे लेकर नहाने चला गया। नहाकर आया तो ठंड लग रही थी। एक हाफ स्वेटर के सिवा में कोई और गर्म कपड़ा नहीं लाया था। मैंने उसे ही पहन लिया, लेकिन उससे ठंड से राहत नहीं मिली। नाश्ते के समय मुझे कांपता देखकर वो चुपचाप गई
और अपनी एक शॉल लाकर मुझे ओढ़ने को दे दी। उसे ओढ़कर मुझे आराम मिला। मैंने उसके लिए उन्हें धन्यवाद दिया तो वो बोली कि इसकी कोई जरूरत नहीं है। नाश्ते के बाद मैं आंगन में बैठकर किताब पढ़ने लगा। दोपहर होने पर सोलर सेल वाले के एजेंट को फोन किया तो वो बोला कि आज तो पानी के कारण कोई गाड़ी नहीं आई है, हो सकता है कि शाम को कोई आए। अगर आपका सामान आता है तो मैं आपको फोन से बता दूंगा, आप आकर ले जाना। सोलर लैंप को चार्ज किए 2 दिन हो रहे थे, उसका चार्ज भी खत्म होने को था। मिट्टी के तेल की लालटेन तो थी ही। मेरी परेशानी हो सकती थी कि फोन चार्ज ना होने पर बंद हो सकता था, सो मैंने फोन बंद करके रख दिया। दोपहर के खाने के बाद बारिश कुछ कम हुई तो मैं और किरण जी उनके खेतों में चक्कर मार आए। वो कुछ घास भी काट लाई। शाम को बारिश फिर से तेज हो गई। हम दोनों चुपचाप घर के आंगन में बैठकर बारिश का आनंद लेते रहे। आज अंधेरा होने से पहले ही किरण जी ने खाना बनाकर रख दिया और मुझे कहा कि खाना खाने के लायक रोशनी तो हो जाएगी, जब मन करे बता दीजिएगा। अंधेरे में चारों तरफ बरसती बारिश की आवाज और कभी कभी कड़कती बिजली के सिवा सन्नाटा छाया था। 8 बजे के करीब हमने खाना खा लिया। खाना खाने के बाद कुछ देर हम कमरे में बैठकर बात करते रहे। इसके बाद लैंप का चार्ज खत्म हो गया। किरण जी अंदाजे से अपने कमरे में चली गई। मैं भी अपना कमरा बंद करके बिस्तर पर लेट गया। बारिश की आवाज की वजह से नींद नहीं आ रही थी। बिस्तर पर करवटें बदल रहा था। तभी दरवाजा खटखटाया गया। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो किरण जी थी। उनके बदन से आती महक से मैंने उन्हें पहचाना। वो दरवाजा बंद करके मेरे गले लग गई। कुछ देर बाद तूफान उतर गया और दोनों एक दूसरे की सांसें संभालने में लग गए। कोई कुछ बोल नहीं रहा था। सुबह मोबाइल के अलार्म से आंख खुली तो देखा कि किरण जी बगल में सो रही थी। मैं उन्हें निहार ही रहा था कि वो जग गई और मुझे घूरता देख अपने कपड़े सही करके उठकर कमरे से बाहर चली गई। बाहर अभी भी अंधेरा था। मैं भी जग जाने के बाद अपने कपड़ों को सही करने में लग गया। ये सब कुछ इस बात का द्योतक था कि कल रात को जो खेल हुआ था वो भरपूर आनंद देने वाला था। किरण भी शायद काफी दिनों से प्यार से वंचित थी, इसीलिए ऐसा हो गया था और कोई अनुमान लगाना या पूछना उचित नहीं था। इसलिए उठकर बाहर आंगन में बैठ गया। सूरज बादलों के पीछे से झांकने लगा था। किरण जी जानवरों की सेवा में लग गई और मैं नित्य क्रम में लग गया। उसके बाद ठंडे पानी से ही नहा लिया। कपड़े भी धोकर सुखाने डाल दिए। नहाकर अच्छा लगा, लेकिन उस अच्छे का जो परिणाम होना था वो तो मुझे बाद में जाकर पता चला। नाश्ता करने के बाद मुझे लगा कि मेरा शरीर कुछ गर्म सा हो रहा है, तो मैंने हॉफ स्वेटर पहन लिया। लेकिन जब उससे भी आराम नहीं मिला तो किरण जी की दी गरम चद्दर भी काम नहीं कर रही थी। इसलिए रजाई लेकर उसमें घुस गया, लेकिन कंप भी पीछा नहीं छोड़ रही थी। कुछ देर ऐसे ही लेटने के बाद उठकर बैग में से दवाई का डिब्बा निकाला और एक गोली पानी के साथ निगल ली। इसके बाद रजाई से मुंह ढक कर लेट गया। कुछ देर बाद जोर से पसीना आया और बुखार उतर गया, लेकिन बदन दर्द कर रहा था। कुछ करने का दम नहीं था। बारिश फिर से शुरू हो गई थी। ठंडे पानी से नहाकर मैंने आफत मौल ले ली थी। सोने की कोशिश करता रहा, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। दोपहर के खाने की आवाज पर जब मैं बाहर नहीं गया तो किरण जी ने कमरे में मुझे जगाने आई, तो मैंने उनकी आवाज का कोई जवाब नहीं दिया। तो उन्होंने रजाई हटाकर मेरे माथे पर हाथ रखा। तब उन्हें पता चला कि मैं बुखार से तप रहा हूं। गोली का असर जल्दी खत्म हो गया था। वो वापस गई और एक और रजाई लाकर मुझे उड़ा दी। मुझे कुछ राहत सी महसूस हुई। वो मेरे पास ही बैठ गई। ना जाने कब तक बैठी रही। 3 या 4 बजे में उठा तो देखा कि वो कमरे में बैठी थी। उन्हें देखकर मैंने उठने की कोशिश की तो वो बोली कि आपसे मना किया था कि ठंडे पानी से मत नहाना, लेकिन आपने बात नहीं मानी और तबीयत खराब कर ली। कोई गोली ली है? तो मैंने उन्हें बताया कि गोली खाई थी, लेकिन कुछ देर बाद उसका असर खत्म हो गया और बुखार फिर से आ गया है। वो बोली कि आप पहले खाना खा लो, फिर दवाई की दूसरी खुराक लेकर सो जाना।
रात को मैं आपको कुछ और दूंगी, उससे जल्दी आराम आएगा। ये कहकर वो खाना लेने चली गई। जब खाना लेकर आई तो मैंने पूछा कि आपने खा लिया, तो वो बोली कि नहीं, आपको आवाज देने आई थी, उसके बाद यहीं पर बैठी हूं। ये सुनकर मुझे बहुत शर्मिंदगी महसूस हुई और मैंने उनसे क्षमा मांगी और कहा कि वो भी अपना खाना यही ले आए। मैं आइंदा ऐसी गलती नहीं करूंगा। मेरी बात पर वो बोली कि मैदान में और पहाड़ में अलग तरह से रहना पड़ता है। अब आप हमेशा इस बात का ध्यान रखेंगे। हम दोनों खाना खाने के बाद बातें बनाने लगे। वो बोली कि लगातार बारिश होने से तापमान बहुत कम हो जाता है। इसमें ठंडे पानी से नहाने से शरीर को काफी धक्का सा लगता है और बुखार आ जाता है, जो पूरा बदन तोड़ देता है। इसलिए पहाड़ की बारिश में भीगने के बाद फौरन शरीर को सुखा लेना चाहिए, नहीं तो लेने के देने पड़ सकते हैं। मैं उनकी इस बात से पूर्ण रूप से सहमत था। कहानी जारी रहेगी।